हेलो एवरीवन। एल्गी सामान्य लक्षणों का हम अध्ययन कर रहे थे। पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ लक्षणों के बारे में बताया था। अब ये दूसरा वीडियो हम एल्गी के सामान्य लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टिश्यू सिस्टम यानी ऊतक तंत्र। अब आप देखिए यहाँ पे ऊतक तंत्र क्या है, अनुपस्थित होता है। अब इसमें भी देखिए, पहले तो क्या होता है, ये एक कोशिका, ठीक है। अब ये कोशिकाएं मतलब कि कुछ जीवों में तो क्या होता है, उनका शरीर ही एक कोशिका का बना हुआ होता है। कुछ जीवों में कुछ एक कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ होता है। अब क्या होता है कि अब कुछ जीवों में क्या होता है कि कुछ कोशिकाओं के समूहों से, जैसे एक कोशिकाओं 5-7 कोशिकाओं का समूह ये रहा, 5-7 कोशिकाओं का समूह ये रहा, 5 कोशिकाओं का समूह ये रहा। तो होता क्या है, ये जो 5-7 कोशिकाएं होती है ना, ये मिलकर के एक किसी कार्य को कर रही हैं, ठीक है। और इनकी उत्पत्ति सबकी समान है। उत्पत्ति सबकी समान कैसे, जैसे कि यदि मैं इसको यहाँ पे लूँ, ये एक कोशिका थी, इसमें विभाजन हुआ, ये दो कोशिका बनी, इन दोनों में विभाजन हुआ, ये और बन गई, इन दोनों में विभाजन हुआ, ये और दोनों, ये तो इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। परंतु इनकी सबकी उत्पत्ति किस हुई है, इस सेंटर वाली कोशिका से। परंतु ये काम क्या कर रही है, एक काम कर रही है कोई सा भी स्पेसिफिक, ठीक है। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान होती है परंतु वो कार्य समान या असमान करे, तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कह देते हैं, ऊतक, ठीक है। तो कईयों में तो आपको क्या होगा, एक कोशिका लेवल का ये देखने को मिलेगा। कईयों में आपको क्या है कि एक ऊतक लेवल का देखने को मिलेगा। अब दूसरे क्या है कि कुछ कई सारे ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण कर लेते हैं, तो कईयों में आपको अंग लेवल का शरीर देखने को मिलेगा। अब कई सारे अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण कर लेते हैं, जैसे प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र। तो कईयों में आपको अंग तंत्र का जो शरीर है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि हम मानव, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे टिश्यू यानी ऊतक ही नहीं होता, यहाँ पे तो कोशिका लेवल की बात हो रही है। अब कोशिका भी कैसी, यानी ये शैवाल या तो एक कोशिकीय हो सकते हैं, या फिर ये शैवाल या तो फिर बहुकोशिकीय हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक भी अनुपस्थित होते हैं। पादपों की जब भी बात आती है, संवहन ऊतक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पादपों में दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक तो होता है जाइलम और एक क्या होता है, फ्लोएम। जाइलम का काम आपको पता ही होगा। जाइलम क्या करता है, जड़ों से जो जड़ें जो है वो खनिज पदार्थ और जो पानी अवशोषित करती है उसको नीचे से लेकर के पौधे के हर एक अंग तक, पत्ती तने सब तक पहुंचाता है। ये जाइलम का काम है। पौधे से जड़ और मिट्टी से जड़ और खनिज लवण, मिट्टी से पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाना। और फ्लोएम, फ्लोएम क्या काम करता है, पत्तियों में क्या बनता है, पत्तियों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उससे क्या बनता है, ग्लूकोज यानी पादपों का भोजन। उस पत्तियों में निर्मित पादपों के भोजन को पौधे के हर एक अंग तक, जड़, तना और क्या बोलते हैं वहां तक पहुंचाने का काम वो कौन करता है, फ्लोएम। तो ये एक तरीके से दोनों संवहन का काम कर रहे हैं। संवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट ही तो कर रहे हैं। जाइलम तो पानी और खनिज लवण को, और फ्लोएम जो है वो भोजन यानी ग्लूकोज को। तो इसीलिए पौधों में दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब आप देखिए, जाइलम के भी 4 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स यानी कि वाहिनिका। एक होता है वेसल्स यानी कि वाहिका। ध्यान रखिए, ट्रैकिड्स को तो वाहिनिका और वेसल्स को वाहिका। एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा यानी कि जाइलम मृदुतक, और एक होता है जाइलम फाइबर यानी जाइलम रेशे। इसी तरीके से फ्लोएम भी 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो होता है सीएवे ट्यूब। सीएवे ट्यूब का मतलब हो गया चालनी नलिका। दूसरा होता है कंपेनियन सेल यानी कि सह कोशिका। तीसरा होता है वही फ्लोएम पेरेन्काइमा यानी फ्लोएम मृदुतक, और फ्लोएम फाइबर यानी फ्लोएम रेशे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक है। तो वेस्कुलर टिश्यू ही नहीं, जब यहाँ पे टिश्यू सिस्टम ही नहीं है यानी ऊतक तंत्र ही नहीं है, तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक भी नहीं है। फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य की संविभाजन यहाँ पे नहीं पाया जाता है। वही चीज, मतलब क्या होता है, कुछ ऊतक मिल करके, कुछ कोशिकाएं मिल करके कोई काम को कर रही है, कुछ कोशिकाएं मिलकर कोई काम को कर रही है, तो वो चीज यहाँ पे नहीं पाई जाती। इसी को तो बोलते हैं कार्य की विभाजन। विभाजन हो गया ना, किसका, काम का या श्रम का, तो वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। अब आप देखिए, ऑल एल्गी हैव क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी शैवाल है सब में क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही, साथ के साथ में बीटा कैरोटीन भी मिलेगा। और जितनी भी एल्गी है वो क्या है, फोटोट्रॉपिक है। फोटोट्रॉपिक यानी कि प्रकाश संश्लेषण तो कर रही है। परंतु ये अब ये देखिए आगे की बात, फोटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, ये सारी चीज अलग है। जितनी भी एल्गी फोटोट्रॉपिक तो है, परंतु ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए आपको कुछ पिगमेंट यानी वर्णकों की जरूरत होती है, जो कि किस में मिलते हैं,
क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का एक अंग है यानी कोशिकांग है, उसमें क्लोरोफिल और जैंथोफिल और फिर फाइकोबिलिन, ये इस प्रकार के वर्णक हम आगे देखेंगे तो वो मिलते हैं। ठीक है, वो सारे सारे वर्णकों के प्रकार है। तो जितनी भी एल्गी हैं उनमें दो वर्णक तो आपको हमेशा ही मिलेंगे, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन। क्वेश्चन पूछ ले कौन से दो वर्णक सभी शैवालों में निश्चित रूप से पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल बी या अल्फा कैरोटीन, ऐसे तो आज ध्यान रखना है क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन। फिर अब आप देखिए जितनी भी जो एल्गी है ना वो सराउंडेड यानी घिरी हुई रहती है बाय ए म्यूसिलेजिनस शीट, यानी कि एक श्लेष्मीय झिल्ली से जो है सारी की सारी जितनी भी एल्गी वो क्या है घिरी हुई रहती है। अब आप देखिए इनकी जो सेल वाल यानी कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए आपको जब अपन शैवालों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ वर्गीकरण के 3-4 आधार है जिनके आधार पर शैवालों को अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। किसी में वो क्या किन किन लक्षणों के आधार पर, जैसे किसी में सेल वाल किसी और की, किसी में फिर पिगमेंट, फिर दूसरे में संचित भोजन क्या है। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो है शैवालों का वर्गीकरण किया गया है। तो सेल वाल नॉर्मली किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की। ठीक है, परंतु साइनोबैक्टीरिया, ध्यान रखिए साइनोबैक्टीरिया ये ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया था। साइनोबैक्टीरिया क्या है कि ये एल्गी का ही, पहले क्या था कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल भी बोलते हैं। पहले इनको ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल ही कहा जाता था और इनको हम पढ़ते थे किससे, इनको साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल अभी भी कहा जाता है, मतलब इनको हम एल्गी के साथ में पहले पढ़ते थे। क्यों, क्योंकि पहले क्या माना जाता था कि ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु नहीं है, ये तो क्या है शैवाल है। क्यों, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस मिलता था, इनकी जो लाइफ साइकिल इनका जो जीवन चक्र है वो सारा का सारा किसकी तरह था, शैवालों की तरह था। परंतु जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो पता लगा इनकी कोशिका को जब देखा गया, अरे ये तो प्रोकैरियोटिक टाइप की इनमें कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक टाइप की जब इनमें कोशिका पाई जाती है तो बाद में स्टडी करी तो इनको एक अलग ही नाम दे दिया गया, भाई ये तो क्या है जीवाणु है या बैक्टीरिया है, तो इनको नाम क्या दे दिया गया, साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया ने सबसे पहले क्या करा था, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया था। जैसे मैंने आपको बताया था भाई CO2 और H2 मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, प्लस साइड में वहाँ पे एक ऑक्सीजन भी निकलती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस की एक प्रक्रिया थी। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि H2O मतलब कि CO2 प्लस H2O की जगह क्या निकलता था, H2S काम में लेते थे। ठीक है, तो वहाँ पे ग्लूकोज तो बन जाता था परंतु वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकलती थी। तो ये भी एक प्रकार से फोटोसिंथेसिस का ही प्रकार है, परंतु यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकल रही है, मतलब कि ये नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। परंतु ये जो साइनोबैक्टीरिया थे ना, इन्होंने पृथ्वी पर सबसे पहला ऐसे प्रकार का फोटोसिंथेसिस किया जिसमें कि H2S की जगह H2O को काम में लिया और अलग से क्या निकली, O2 निकली। ठीक है, और O2 निकली, ठीक है, जब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ आज से करीबन करोड़ों लाखों अरबों साल पहले, जबकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन ही नहीं थी, जबकि कोई भी जीव नहीं थे, छोटे छोटे मतलब कि ये जो बैक्टीरिया वगैरह टाइप के जीव थे, उन्हीं में से एक बैक्टीरिया थे साइनोबैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या करा, इस प्रकार का ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया। तो अब वातावरण में जैसे ही उन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया तो वातावरण में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, तो वातावरण कैसा हो गया, ऑक्सीकारक हो गया, जिससे कि नए पौधे नए जीवों का निर्माण स्टार्ट हुआ। तो तो मैं क्या बता रहा था, शैलवाल जो होती है वो नॉर्मली शैवालों में कैसी होती है, सेलुलोज या फिर पैक्टिन की। परंतु ये जो साइनोबैक्टीरिया जिनको कि अपन ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, एल्गी भी बोलते हैं, उनमें जो शैलवाल यानी कोशिका भित्ति होती है वो म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइपिन ग्लाइकेन भी जिसको अपन बोलते हैं, जो कि टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड का ही एक प्रकार है उसकी इनमें जो है वो साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति, देखिए दो चीजें होती है, एक तो होती है कोशिका भित्ति और एक होती है कोशिका झिल्ली। ये तो क्या है, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। ये आपको दोनों चीजें पता ही होगा। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल केवल और केवल पादपों में और बैक्टीरिया में पाई जाती है। जंतुओं में यानी हमारी कोशिका और भी जितने जानवर हैं आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जो एनिमेलिया RH विटेकर ने जो 5 जगत प्रणाली दी थी, या फिर हम कहें कि जैसे कि उसमें जो एनिमेलिया थे यानी एनिमल्स में कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाई जाती, उनकी कोशिका डायरेक्ट किससे स्टार्ट होती है, इस कोशिका झिल्ली से। जबकि पादपों में सबसे बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती
है। अब हम एल्गी के जो इस वीडियो को है हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आगे अगले वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस क्या होते हैं उसका अध्ययन करेंगे।